हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखने से पता लग ही गया होगा, हम लोग सीटीटी के बारे में चर्चा करेंगे। और सीटीटी के बारे में चर्चा ये करेंगे कि आखिर हमें जो सफलता मिली 4 बार, वो भी अच्छे अंक से सफलता मिली है। किसी बार हमको 109 अंक आया तो किसी बार 98, किसी बार 110, किसी बार 115। आखिर ये अंक मुझे इतने अच्छे अंक क्या कैसे मिले, और मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहा, मेरी नीति क्या रही, मेरी रणनीति क्या रही, हम कितने घंटे पढ़ते थे। मैंने सी टी टी 2019 में सबसे पहली बार दिया था। कब हम सी टी टी 2019 में सबसे पहला बार सी टी टी दिया? दिसंबर में। जबकि हम 2019 में जुलाई में दिए थे, उस टाइम हमको सफलता नहीं मिल पाई थी, और उस टाइम मेरे अंक वही लगभग 72 या 73 के अप्रॉक्स आया हुआ था। फिर हम तैयारी के लिए स्टार्ट किए। उस टाइम यूट्यूब पे बहुत कम शिक्षक थे कि जो कि सी टी टी के बारे में पढ़ाते थे, और बहुत कम वीडियो भी था। उस टाइम कोई बताता भी नहीं था कि कैसे पास करना, नहीं करना, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे हम क्या कि यूट्यूब पे सर्च किए। यूट्यूब सर्च करने के बाद कुछ कुछ जानकारियाँ मिली। कुछ जानकारी उसी के आधार पे हम 2019 सी टी टी दिसंबर का तैयारी स्टार्ट किए। तो मेरा पढ़ने का टाइमिंग था, वो हम सुबह पढ़ते थे 1.5 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा सुबह पढ़ते थे, और रात में 1 से 1.5 घंटा पढ़ते थे। मतलब कि पर डे हम 3 घंटा पढ़ते थे। और 3 घंटा जो हम पढ़ते थे तो उसमें हम कैसे पढ़ते थे, अब वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि हम हमेशा जब भी पढ़ाई करते थे तो हम 3 पार्ट में करते थे। 3 पार्ट में क्या करते थे कि सबसे पहले पार्ट में, पहला मंथ में हम, अगर मेरे पास अगर 3 मंथ है तो उसको हम तीन तीन बार तीन 3 बार में डिवाइड कर दिए। एक एक मंथ हम डिवाइड कर दिए। तो पहला मंथ में हम क्या करते थे कि नोट्स बनाते थे। जितना भी टॉपिक्स हैं या जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाते थे। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को हम देखते थे। और वो सब चीज़ देखने को उस टाइम हमको ज़्यादा इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमको खुद करना पड़ रहा था। तो वो टॉपिक्स देखे, उस टॉपिक से रिलेटेड हम नोट्स बनाए। और नोट्स मेरा जितना भी बनाया वही लगभग सी डी पी का वही 17 से 18, 18, 19, 20 पेज में बना होगा। ई वी एस का 19, 20 पेज में, मतलब लगभग मेरा 20, 20 पेज में सब नोट्स हम बना लिए थे। और नोट्स हम जो भी बनाए थे वो बिल्कुल टू द पॉइंट बनाते थे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ में इंक्लूड नहीं करते थे। ये नहीं कि हम बिल्कुल डी एल एड की तरह या बी एड की तरह बिल्कुल हम लिखे जा रहे हैं, इतना मोटा कॉपी बन चुका है, और लास्ट में बस वो मेरे लिए बिल्कुल बोझा बन गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, याद करने का मन नहीं कर रहा। उस टाइप का नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते थे। हम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते थे। और मेरा अभी अभी भी नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स ही है। बहुत से लड़के को अभी हम देते हैं तो वही नोट्स देते हैं, ताकि वो टू द पॉइंट समझे, और टू द पॉइंट समझ के वो टू द पॉइंट प्रैक्टिस करे, और उसका सीटेड क्लियर हो जाए। आपको हम दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये नोट्स है, ये देखिए, ये मेरे पास ईवीएस का नोट्स है, कंटेंट है ये। तो मात्र बस इतना सही है, 16 से 17 पेज है, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात आपको हम सी डी पी दिखा रहे हैं। सी डी पी में मेरा देखिए, सी डी पी में मेरा ये जो नोट्स है, ये भी इतनी सी पतली कॉपी में है। और दूसरी बात ये है कि मात्र ये भी 17, 18 पेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली हार्डली 20 हो सकता है, 20, 22 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम बिल्कुल नोट्स बिल्कुल हम शॉर्ट शॉर्ट बनाते थे। जब मेरा नोट्स कंप्लीट होता था तो हम फिर क्या करते थे कि सेकेंड मंथ में हम रिवीजन स्टार्ट कर देते थे। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम रट रहे हैं, नहीं। उसको हम बार बार पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे, शाम में पढ़ते थे, और सुबह शाम पढ़ने के बाद उसके बाद कुछ उससे क्वेश्चन बना लेते थे, क्वेश्चन से बना लेते थे। जैसे हम आज पढ़े कोई टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे कोहलबर्ग पढ़े, तो कोहलबर्ग पढ़ने के बाद हम इसलिए प्रैक्टिस करते थे क्या हम जो ये पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या हम मेरा नोट्स परफेक्ट बना नहीं बना है, इस नोट्स के आधार पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब हम पर्सनली करते थे। तीसरा स्टेप, जब तीसरा मंथ आता था तो उस टाइम हम क्या करते थे कि फुल्ली उस टाइम से प्रैक्टिस ही करते थे। एक दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट बनाते थे। कहने का मतलब ये कि 400-500 क्वेश्चन पर डे बनाते थे, जब मैं एक मंथ एग्जाम बचा था तो। और लगभग हम सी टेट दिसंबर 2019 में कम से कम तो हम 5,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हुए थे। 5,000 क्वेश्चन का। ये सब करने के बाद तब जब हम पूरी तरीके से एग्ज़ाम का दिन है तो हमें ये फ़ील होने लगा कि नहीं, अब बिल्कुल मेरी तैयारी जो है बिल्कुल हम फुलफ़िल तरीके से है। हमको इस एग्ज़ाम में सफलताओं से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी तैयारी बिल्कुल पूर्ण तरीके से हो चुकी थी। क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी किए हुए थे। जब ये और वह तब से पढ़ा हुआ, बस वही जो तैयारी किए हुए हैं 2000 दिसंबर 2019 की तैयारी किया हुआ, और तब से बस वही तैयारी के आधार पे आज तक एग्ज़ाम दे ही रहे हैं। अब आपको हम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम वैसे मैं फॉर्म हम 7 बार भर चुके हैं, लेकिन हम 4 बार ही एग्ज़ाम दे पाए, क्योंकि
जब सीटेट 2023 का होने वाला था, तो उस टाइम मेरा क्या था कि TRE 1 का एग्ज़ाम था। तो TRE 1 का जो एग्ज़ाम था, तो TRE 1 के एग्ज़ाम के कारण हम उस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए। फिर 24 में जब फॉर्म भरे, तो 24 में हुआ कि कुछ कारण से हम बाहर निकल गए थे, तो उस टाइम भी नहीं दे पाए। और 25 में भी फॉर्म भरे। 25 में उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके कारण दोनों का डेट टैली कर गया, तो उस टाइम भी हम फॉर्म नहीं भर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम बार-बार फॉर्म क्यों भर रहे हैं? बार-बार इसलिए हम फॉर्म भर रहे हैं, ताकि होता क्या है कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद वो अनुभव हमको होता है कि कोई भी नया बच्चा जब एग्ज़ाम हॉल में जाता होगा, तो उसको कैसा लगता होगा। वो सब अनुभव हम फ़ील करते हैं, तो फिर आके हम बच्चे को बताते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर होके जाइएगा, आप कैसे-कैसे तरीके से उस एग्ज़ाम के मोमेंट को झेलिएगा। उसमें आप कैसे अपने आप को एग्ज़ाम के साथ अनुकूलन करना है, ताकि वो आपको डर ना लगे और आप बिल्कुल घर जैसा फ़ील करके वहाँ अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो यही मेरा बिल्कुल स्ट्रेटजी था। आप देखिए, हम ये नहीं बिल्कुल कहेंगे कि आप एकदम बिल्कुल 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़िए। सीटेट के लिए उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ आप 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा बिल्कुल सफिशिएंट है। 3 घंटा पढ़िए और उसके बाद 3 घंटा पर डे पढ़िए। 3 घंटा पढ़ने के बाद आप लास्ट में क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पर डे आप कीजिए। देखिए, आपको सफलताओं से कोई नहीं रोक सकता। अभी जो सीटेट का रिज़ल्ट जो आप देख रहे हैं कि मात्र 22%, 24% जो हो रहा है, इसका कारण क्या है मालूम है? कि अधिकांश बच्चे प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। वो क्या करते हैं कि किसी कोई कोचिंग क्लास को जॉइन कर लिया, वो नोट्स दिए हैं, वो नोट्स को रट रहे हैं। नोट्स तो आप रट लिए, लेकिन आप ये कभी समझने का प्रयास किए कि आखिर सीटीईटी जो क्वेश्चंस सीटेट जो क्वेश्चंस आ रहा है, वो किस पैटर्न पे आ रहा है? देखिए, होता क्या कि जैसे आप मान के चलिए कि कोहलबर के बारे में पढ़े, कोहलबर का 3 चरण है, 6 स्तर है, ऐसे करके है उसका। तो अब जब उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में कभी भी ये जो है सीटेट जो है, कभी भी उसके बारे में डायरेक्ट हिट क्वेश्चन नहीं करता है, फैक्ट क्वेश्चन नहीं डालता है कि आप बताइए कि इसके कितने चरण हैं, बताइए कि इसके कितने स्तर हैं। ये सब ऐसा क्वेश्चन सीटेट कभी भी नहीं पूछती है। वो आपको कैसे पूछेगा, अप्लाइड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आप उसमें सबसे सीटेट का फेमस क्वेश्चन है हिंज नामक व्यक्ति वाला। उसमें क्या करेगा, जैसे हिंज नामक व्यक्ति कोई दवाई चुराई, ये करे, ऐसे क्वेश्चन आपको वो दे देगा और लास्ट में देगा कि बताइए कि कौन सा स्तर में चरण में आता है। अब दंड आज्ञा पालन दे देगा, और सामाजिक अनुबंध दे देगा, ऐसे करके आपको सब अच्छा लड़का अच्छी लड़की दे देगा। अब आप कहने का मतलब ये है कि उस चरण को आप प्रैक्टिकली नॉलेज में पढ़े होंगे, तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ रटते ही होंगे कि इसके मतलब कि इसका दंड आज्ञा पालन या फिर सापेक्ष यांत्रिक नैतिकता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक अनुबंध, या ऐसे करके आप पढ़े होंगे, तो बिल्कुल आप उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ने के बाद, जैसे आपने उसको पढ़ लिया टॉपिक्स पढ़ने के बाद क्या होता है कि बनाते हैं। प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद ये हमें फ़ायदा मिलता है कि उस टॉपिक से जो है किस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है, उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है बन रहे हैं, ये सब हमको जो है आइडिया मिल जाता है, जिसके कारण हमको एग्ज़ाम में कोई भय नहीं रहता है और एग्ज़ाम को जो अच्छे तरीके हम लोग फेस करते हैं। अब होता है कि दूसरी बात, प्रैक्टिस करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि जितना भी उसमें वर्ड आता है, उस वर्ड से हम लोग बिल्कुल क्या होता है, परिचित हो जाता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सीटेट में जो है वर्डों का जाल बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप सीटेट के वर्ड के समझ को सिर्फ आप सीटेट में जो वर्ड आते हैं, अगर उस वर्ड को आप समझ गए ना, तो समझिए कि सीटीईटी आपके लिए 50% पास करना आसान हो गया। इसीलिए प्रैक्टिस किया जाता है कि आप वो उसके वर्ड जो है सीटेट का, उसके वर्ड से आप परिचित हो सके, उसके वर्ड को समझ सकें। दूसरी बात ये है कि आप तो बहुत अच्छे क्या करते हैं, सर हम प्रैक्टिस तो बहुत की है लेकिन हम पास नहीं हुए। ठीक है, आप प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन आप मिस्टेक कहीं ना कहीं किया हो। क्या मिस्टेक किए होंगे? आप प्रैक्टिस घर में बच्चे बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप घर में भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल टाइमर लगाइए। और अगर आप एग्जाम में अगर 150 क्वेश्चन 150 मिनट में कर रहे हैं, तो आप यहाँ कोशिश कीजिए कि हम 150 क्वेश्चन कम से कम 120 मिनट में हम कंप्लीट कर दें। हमेशा आप घर में 30 क्वेश्चन जो है 30 मिनट आप हमेशा बचा के चलिए, ताकि वो 30 मिनट का बेनिफिट आपको एग्जाम में मिले। तो इन सब चीज़ों पे जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आपको हम कुछ चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं एक चीज़ इसमें कि सब्जेक्ट, हाँ, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में गए, उसको क्वेश्चन से मिला, वो सील फाड़ा और सील फाड़ने के बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हम कैसे सॉल्व करते थे वो बता रहे हैं। हम सबसे पहले हम देखते थे कि देखिए हर व्यक्ति का कोई ना कोई एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा था, वो था मेरा CDP था और EVS था।
तो सबसे ज़्यादा अगर मजबूत मेरा था तो मैं CDP और EVS था। अब इसमें भी देखते थे कि मेरा इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा मजबूत क्या है, तो इन दोनों में भी मेरा सबसे ज़्यादा मजबूत था वो CDP था। तो देखिए, आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जल्दी-जल्दी मैथ बना लेंगे तो हम बना ही लेंगे, और मैथ बनाने के चक्कर में मैथ तो बनाना शुरू करते हैं, वो कुछ क्वेश्चन बनता है और क्या कहते हैं, जब कुछ क्वेश्चन में फँसते हैं तो उसी में वो सॉल्व करने में रह जाते हैं, तो उसका टाइम ही निकल जाता है और उसका जो ईज़ी सब्जेक्ट था इसके चक्कर में वो भी छूट जाता है, और वो छूटने के बाद उसे जानते ही कैसा रिज़ल्ट आएगा और सफलताओं का मुँह देखना पड़ेगा। बाद में बोलेंगे सर हम प्रैक्टिस भी किए थे लेकिन मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, कारण वही था कि आप सब प्रैक्टिस किए लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, सब्जेक्ट का सही चयन नहीं कर पाए। तो CTET में एक-एक बिंदु पे ध्यान देना पड़ता है एग्ज़ाम के दौरान। तो आपको जो सबसे सब्जेक्ट मजबूत होगा, उसका पहले आप चयन कीजिएगा। उसके बाद जो आपका कमज़ोर होगा उस पे मतलब बिल्कुल एक क्रम तरीके से जो सबसे कमज़ोर आपका होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट उस सबसे अंत में आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर मान चलिए कि आपका सबसे ज़्यादा मजबूत मैथ ही है, तो आप मैथ बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन अगर आप मैथ बनाने के दौरान अगर किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे निकलिए, उस क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन के चक्कर में रहिएगा, तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। उस क्वेश्चन को छोड़िए और आगे निकलिए, बाकी अगर टाइम बचे तो फिर उस क्वेश्चन में आप टाइम दीजिए। दूसरी बात क्या है कि आप देखते हैं कि CTET बिल्कुल एक मानसिक खेल है। बहुत सारा उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप अपने मतलब कि मानसिकता का प्रयोग करके भी CTET पास कर सकते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं कि मान चलिए कि आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में पढ़ा रहे हैं। कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक बच्चा क्या करता है, एक चॉक लेता है और आपको पीछे से मारता है चॉक से। तो बताइए कि आप उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं तो आप भली-भाँति जान रहे हैं कि एक शिक्षक को कभी भी जो है वो बच्चे को दुःख दर्द नहीं देना है। कहने का मतलब आपको उसमें रहेगा, आपको उसको दंड देना है, उसके पिताजी को बुलाना है, या फिर आप वो स्कूल से भगा देंगे, या फिर उसको मतलब कि समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमेशा आपको बच्चे को जो है समझाने का प्रयास करना है। अब वही तो बोले, आपको शिक्षक है ना, आप उसमें या अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कहाँ आपको क्या मिलेगा बताइए? आप कहाँ कौन सा टॉपिक इसमें रटिएगा, कौन सा टॉपिक आप पढ़िएगा? कोई टॉपिक इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन जो है आपका पूरी तरीके से मानसिकता पर आधारित है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन CTET में आते हैं जो बिल्कुल आपके मानसिकता पर आधारित है। आपको आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने मानसिक अपने विवेक का प्रयोग करके उसका आंसर देना है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसा है कि मान के चलिए कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि टैग वर्ड। पहले जब हम लोग 2019 में एग्ज़ाम देते थे तो हमको लगता है क्या कि उस टाइम 50 से 55 क्वेश्चन सिर्फ टैग वर्ड से हम सॉल्व कर देते थे और कर भी दिए थे 50 से 55 क्वेश्चन। लेकिन अभी जब से CTET में क्या हुआ है कि अब धीरे-धीरे वो अपने ये टैग वर्ड को ख़त्म करके और थोड़ा वर्ड को हार्ड यूज़ कर रहे हैं। टैग वर्ड को थोड़ा हार्ड, अभी भी देखिए, अभी भी टैग वर्ड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सब क्वेश्चन जिस तरह उस टाइम 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाते थे, लेकिन अब टैग वर्ड से सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग को उतना टैग वर्ड पे आप भरोसा नहीं करना है। आपको देख लीजिएगा यूट्यूब पे कि देखिए आपका 24 मतलब कि 2 घंटे में CDP खल्लास, या ये टैग वर्ड रट लीजिए आपका CTET पास। ऐसे बिल्कुल ऐसे भ्रम में आप लोग को नहीं रहना है, बल्कि आपको टैग वर्ड पे भरोसा ही नहीं करना। हाँ, हम अब ये नहीं कहते हैं कि टैग वर्ड पे बिल्कुल आप मत पढ़िए, लेकिन हाँ, टैग वर्ड आप जान ही रहे हैं कि बच्चे को कोई भी ऐसा मतलब आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे बच्चे की तकलीफ हो। अगर बच्चे को उस आपके कार्य से तकलीफ हो रहा है, समझिए कि वो ऑप्शन गलत है। और टैग वर्ड से अभी भी ठीक है, आपका 150 क्वेश्चन आ रहा था, अभी भी 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व टैग वर्ड से होता है, हम मानते हैं। लेकिन जितना परसेंटेज उस टाइम था, वो परसेंटेज अब नहीं रहा क्वेश्चन में। तो इसलिए टैग वर्ड आप देखिए, लेकिन उतना मत देखिए जितना पहले देखते थे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल। प्रैक्टिस करने से आप बता रहे हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अगर सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो आपका सफलताओं का लगभग 99% चांस रहेगा सफल होने का। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 90% की आप सफल नहीं हो पाइएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको बिल्कुल एक वे में करना है, एक तरीके से करना है। जैसा हमने बताया कि सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना है। हम अपना नोट्स आपको शेयर भी कर देंगे, बहुत जल्दी आप लोग को देने वाले हैं आप नोट्स। दूसरी बात ये है कि नोट्स को रिवीजन करना, और थर्ड टाइम में क्या करना है आपको, बिल्कुल एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद उसका निष्कर्ष देखना। अगर कोई गलती हो तो उस निष्कर्ष के बाद उस टॉपिक को पढ़ना, ताकि आपका जो भी अंदर कन्फ्यूजन हो और वो क्वेश्चन कभी भी अगर आ जाए CTET में या कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन दोबारा गलती
ना हो। इस टाइप से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो CTET में सफलता निश्चित है, आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। बाकी बात, इसी चैनल पे मेरा बहुत जल्द जो है CDP की क्लास चलेगी, और CDP का जो क्लास चलेगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई मतलब कि बहुत कम लिखाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होगा। ठीक है, इसीलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो अधिकतर लोगों तक पहुंच सके और उसे लाभ हो सके। आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।